बात बिल्कुल सही है कि ये मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जी। लगभग 1950 में हुँ, जब पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, जब वो तिब्बत के अंदर एंटर कर गई थी और उसने तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया, ये प्रॉब्लम तब से चल रही है। और ये जो लड़ाई है जो आज हम देख रहे हैं, उसके बाद हमें 1962 में भी लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें हम लोग को काफी हार मिली थी। जिस जगह पे आज ये टेंशन हो रखी है, वो अक्साई चीन का हिस्सा है। और अगर मैं ज्योग्राफी के हिसाब से आपको बताऊं कि अगर आप इंडिया का मैप याद करें, तो उसका एक लेफ्ट कान जो होता है वो एक हिस्सा काट दें तो वो अक्साई चीन आता है। और वो अक्साई चीन में ये जो मुद्दा उठा था, ये थी जब उन्होंने ऑक्युपाई कश्मीर कर लिया था। और तकरीबन 1959 के आसपास 14 दलाई लामा जी हमारे इंडिया में आए थे और 1962 में हमने वॉर की। और वो वॉर को उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया जो आज उनके पास मौजूद है। तो एक तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुद्दा बहुत पुराना है। फिर इसके जी, ऊपर हमारी टेंशन्स रही थी। जैसे कि आपको पता है कि नाथुला एक पास है हमारा, वो हाँ, बिल्कुल सिक्किम के साथ है। उसके साथ ही डोकलाम है, जो रिसेंटली आप सुनते होंगे कि यहाँ पे फाइट हुई थी। वहाँ एक ट्राई जंक्शन है जिसमें तीनों कंट्रीज के बॉर्डर मिलते हैं और वैसे व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो अरविंद जी बोल रहे हैं व्यापार के ऊपर, तो चाइना का मेन पर्पस होता है व्यापार। उसने अपनी इकोनॉमी को बड़ी मजबूत किया और अपने ट्रेड के लिए जो भी इंटरेस्ट होगा वो करेगा। जी, एक्साइड चेन का जो रिसेंट जो चल रहा है, ये जितना भी आप देख रहे हो, जिसमें काफी हमारे जवान शहीद हुए। क्योंकि मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इस चीज को थोड़ा बहुत समझता रहा, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी रहा मेरा। तो एक्साइड चीन में जो हमारा एरिया था जो उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है, वो डिस्प्यूटेड लैंड रहा है। जी, मैं थोड़ा सा आपको इसमें जोड़ दूं, फिर मैं आपके इस सवाल पे आऊंगा कि ट्रेड के ऊपर। पहले थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, अमूमन लोगों को पता भी होगा। पर ये जो अक्साई चीन इलाका जिसके लिए सारी, और ये जो फिंगर्स, जो 5 फिंगर्स हैं, इनके ऊपर जो लड़ाई हो रही है, ये एरिया जब पाकिस्तान सॉरी चाइना से पहले के डिस्प्यूटेड था। क्योंकि जी, हमारी जो ब्रिटिश काल के दौरान जब इंडिया ब्रिटिश आर्मी थी, तो वो इलाके हमने जीते थे तिब्बत से। तो तिब्बत हमेशा क्लेम करता रहा है कि वो इलाका उसका है। तो एक ट्रीटी भी हुई थी इसमें। और मुझे यहाँ तक याद है कि एक मैकमाउंट रेखा आप लोगों ने सुना होगा शब्द कई बार, और वो भी हुई थी अरुणाचल प्रदेश में जो। और ये 1914 के आसपास जो हेनरी मैकमोहन थे, उन्होंने ही शिमला कन्वेंशन में, हमारा शिमला इसमें जुड़ता है। तो ये जो वॉर है बहुत पुरानी है, ये जो मुद्दा है, इशू बहुत पुराना है। और तिब्बत जब ऑक्युपाई कर लिया गया था, और हमारी ट्रीटी तिब्बत के साथ, चाइना के साथ नहीं थी। हुँ, तो इन बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं और रहेंगे। अब हुँ, चाइना को पहले हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, हुँ, बाद में इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। जी, और पंचशील समझौता जो आप सुनते होंगे, ये जी, वही है। पंचशील समझौता, जिसमें हम लोग इनके मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कोऑपरेशन जी, करेंगे एग्जिस्टेंस के ऊपर, ये वगैरह वगैरह जो भी इसमें जो दो कंट्रीज करती हैं। तो जी, वो एरिया जो था आज है, उसको आज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आधा ये ले चुका है। और इसकी कनेक्टिविटी जुड़ती है आपकी काराकोरम से। हाँ, अगर आप ध्यान दें, काराकोरम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको शायद याद भी हो कि ये पाकिस्तान और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, और उसपे जी, काफी चाइना पैसा भी लगा रहा है। वो भी ट्रेड के ऊपर ही कारण है। और बलूचिस्तान की जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर। और आप जी, ध्यान दें कि पिछले कुछ समय पहले हमने 370 लगाई कश्मीर में, और पीओको को, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस जी, पर क्लेम किया हमने कि वो हमारा है। जी, और उसके बाद ये डिस्प्यूट स्टार्ट है। हुँ, उसने इंटरवीन किया हमारी बाउंड्री के अंदर जानबूझ के। हुँ, क्योंकि अगर पीओके का हमने क्लेम किया और पीओके को हम ले लेते हैं, तो उसका जो बहुत हजारों करोड़ रुपए उसने खर्च कर दिए हैं, बल्कि एक डैम बना रहा है, बादशाह डैम, हुँ, और पाकिस्तान के बाउंड्री में, जो बलूचिस्तान में ही बनेगा। तो उसमें बलूचिस्तान वाले प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो हुँ, बेसिकली ट्रेड के लिए, ट्रेड का ही लड़ाई है सारी। अगर बिल्कुल पीओके ट्रेड की हम लड़ाई है। क्लेम कर रहे हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं, तो चाइना को प्रॉब्लम है। हुँ, तो उसने डाइवर्ट किया, और इसने एक छोटा सा इश्यू जो बहुत पहले से ही चला हुआ है, क्योंकि इस बाउंड्री को अभी तक प्रॉपरली डिमार्क नहीं की गई है। और इस बाउंड्रीज को पंचशील के तहत आज भी हम लोग समझौते चलते हैं, पर हमारे को एग्जैक्ट लोकेशन वो लोग नहीं मानते। एक एलएसी बना रखा है, वो कई बार उसको वायलेट करता है, खुद ही बनाता है, खुद ही तोड़ता रहता है। और वहां डिस्प्यूट छुटपुट होती रहती है। पर एक बार इसमें मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ, क्योंकि वो अरविंद जी कह रहे थे कि सोशल मीडिया में बड़ा इमोशनल इशू है। इमोशनल इशू बेशक 1962 की लड़ाई हम हार गए थे,
पर जो नाथुला में और चोला में लड़ाई लड़ी थी, तो 1967 की बात है, हमने उनको डिफीट भी किया। जी। और रिसेंटली जो डोकलाम इश्यू हो रखा है, वो भी ट्रेड का है। मैंने आपको बताया, तकरीबन नाथुला से वही 50-60 किलोमीटर दूर है, ज्यादा हो सकता है 10-1 आगे पीछे। और वो नाथुला ही जंक्शन ट्राई जंक्शन है एरिया, और उसका मेन पर्पस ट्रेड ही है। और जी। बेसिकली अगर मैं और शब्द लिखूं तो डोकलाम वो एरिया इंडिया से बिलोंग नहीं करता, बेसिकली वो भूटान का है। हम्म। इंडिया सपोर्ट भूटान। हम्म। तो वो डोकलाम इश्यू जो था भूटान वर्सेस चाइना, जी। तो हमने इंटरवीन करके उसकी जो आज की स्टैंड ऑफ देख रहे होंगे वहां पे भी है। और जो पुरानी हमारी जो सिचुएशन है उसी पे हम खड़े हैं, उनको आगे बढ़ने दे रहे। और वहां पे चाइना कर क्या रहा था? चाइना वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा हम्म। था। अगेन आपका ट्रेड इशू है। और यही मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहां मैकमोहन रेखा है आपकी, उसको भी चाइना क्लेम करता है कि वो मेरा है। हम्म। और इसके पीछे रीजन है कि जो तिब्बत, जिन्हें हमने यहाँ पे शरणार्थी भी दे रखा है, कंट्री एग्जाइल कंट्री है यहाँ पे, वो वो भी क्लेम करती है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है, जब वो जी। तिब्बत में थे। जी। तो ये इश्यूज बहुत पुराने हैं, और जी। आज की डेट में इश्यूज इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ट्रेड का चक्कर है सारा। हम्म। रिसेंटली पूरा वर्ल्ड चाइना को बाइकआउट करने जा रहा है। जी। और चूंकि चाइना ने 1950 के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव किया है, और उसने सारा काम उस पर किया है। जी। और क्योंकि वो कंट्री प्रैक्टिकल कंट्री है, ज्यादा इमोशनल कंट्री नहीं है वो, उसमें जी। ज्यादा गॉड गुड के लिए लड़ाई झगड़ाई नहीं होती। तो जी। वो कंट्री टोटली अपनी इकोनॉमी बेस पे काम कर रहा था। उसने इकोनॉमी इतनी इंप्रूव कर ली है अपने आप की कि वो वर्ल्ड पावर की लड़ाई लड़ने जा रहा है। और उस समय जब वो वर्ल्ड पावर से लड़ाई कर रहा है, यानी अमेरिका से, तब जाहिर है कि उसको एशिया के आसपास कोई भी उसको ऐसा कंट्री नहीं चाहिए जो कंट्री उसको उसके अगेंस्ट जा सके या उसके विरुद्ध खड़े हो सके। और आज की जी। डेट में अगर आप चाइना और उसके पड़ोसी देशों की सेना देखें, तो इकलौती इंडियन कंट्री की जो हमारी सोल्जर्स हैं, वही इस स्थिति में है कि वो चाइना के साथ फाइट आउट कर सकते हैं, उसको डिफीट भी कर सकते हैं। जी। मैं बाकी यहाँ कंट्रीज नहीं कर सकती। जी। जी, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल रखूँगा राणा जी की जिस तरीके से आपने बात की अगर 1958-59 की हम बात करें जब दलाई लामा और जो आए यहाँ पे उनको पनाह दी गई, तो उसके बाद से क्या इन चीज़ों को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है? आपकी क्या राय है एज़ एक्सपर्ट? कि लगातार चाइना कोशिश कर रहा था कि कम से कम जो, क्योंकि हमने इनको एग्जाइल वो कंट्री बना के छोड़ा हुआ है। और जी। आप जानते हैं कि धर्मशाला की मैक्लोडगंज ही उनकी कैपिटल बना रखी है उनको। और वो जी। उस वहां पे अपना पूरा फंक्शन ऑपरेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट होता है। और जी। दलाई लामा जी चूंकि ये बहुत बुजुर्ग हो गए, शायद 85 के क्रॉस करके, तो वो इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। बट बाकी प्रोसेस तो एक कंट्री वाइज होता रहता है। जी। पर और तिब्बत के डिस्प्यूटेड है उनके साथ, क्योंकि कुछ तिब्बतियंस आज भी तो वही हैं, तिब्बत में ही मौजूद हैं, जो चाइना के जी। अंडर अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। जी। जब आए थे दलाई लामा जी, तो वो 80,000 के आसपास आए थे उनके साथ। जी। जी। और उसके बाद ही इनका आना जाना लगा रहता है, क्योंकि एक बेटर एजुकेशन के लिए और बाकी लिबर्टीज के लिए वो इंडिया आते रहते थे। अच्छा, यहाँ जी। मजेदार बात एक और जोड़ दूं कि वो बाय जी। नेपाल आते थे। हुँ। और चूंकि नेपाल भी डिस्प्यूटेड है, तो मैं इसको जोड़ रहा हूँ इसमें भी। पहले वो नेपाल के थ्रू भी आते थे, और भी जगह हैं कई, पर अब नेपाल भी ऑब्जेक्ट करता है। जी। तो एक मैंने इसको इसलिए जोड़ दिया क्योंकि यहाँ भी एक चल रही है इशू, मिलिट्री इशू चल रहा है। तो नेपाल भी इसको ऑब्जेक्ट करता है आज की डेट में, क्योंकि पहले वहां जी। से फ्रीक्वेंटली वो लोग आते थे। खैर, जी। जो ये कंट्री, जब हमने बात कर रहे हैं कि एक पड़ोसी देश के किसी डिस्प्यूटेड लोगों को अगर हम लोग एक कंट्री में अपनी जगह देते हैं, और यहाँ नहीं कि मैक्लोडगंज ही है, एक बहुत बड़ा तबका आपके कर्नाटक में भी है, मैसूर के पास, तकरीबन जी। 80-90 किलोमीटर के दूर में बहुत बड़ा एरिया है उनका, तिब्बतियंस का। जी। तो हमने पूरी तरह उनको दे रखा है, और पूरा जी। वर्ल्ड उनको मतलब कि फेवर भी करता है, कई रूप से करता है जी। वो। जी। जी, जानकारी आप लोगों को बेनिफिट होगी देता है, शायद। एड्स आती हैं। तो चाइना इसके लिए ऑब्जेक्ट करता है, और समय-समय पर आप देखते होंगे कि कई बार ये लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं चाइनीज एम्बेसी के सामने दिल्ली में। जी। और ये अलग बात है कि शुरुआत में बहुत प्रोटेस्ट करते थे, अब ये धीमी गति से कम होता जा रहा है। और ये डिस्प्यूट जो इंडिया वर्सेस चाइना है, वो तो इसकी वजह से रहेगा रहेगा। जी। और मतलब अगर आपकी इसमें मैं एक और, जी, ये भी एक कारण है आपका ये मानना है? बिल्कुल है, क्योंकि पर ये है कि अब ये जी अरविंद। प्रोटेस्ट इनका जी बड़ा अरविंद जी कुछ हल्का कहना हो चाह गया। रहे हैं? जी, जी अर देखिए, मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूँ, रजनीश जी मेरे से सहमत होंगे। 1958-59 में जब दलाई लामा
तिब्बत से भारत आए, जब भारत सरकार ने, तत्कालीन भारत सरकार ने उनको यहाँ पे पनाह दी और तिब्बत इन एग्जाइल हुआ, हम उस वक्त दलाई लामा को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त 1960 में हमारे ही देश ने संयुक्त राष्ट्र की परमानेंट मेंबरशिप के लिए चाइना को भी सपोर्ट किया। बिल्कुल किया, तो बिल्कुल किया। हम दो किश्तियों में, दो नावों में उसी वक्त से सवार थे। ये चाइना को आज चाइना ही हमें संयुक्त राष्ट्र की परमानेंट मेंबरशिप नहीं लेने देता है। बिल्कुल, इसको बात को बिल्कुल। समझना पड़ेगा। कल भी भारत यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र का क्या बोलते हैं, सदस्य। परमानेंट नियुक्त हुआ 2 साल के लिए। कई सालों से हम इस बात को ले रहे हैं, लेकिन चूंकि चाइना के पास, वो जो 5 कंट्रीजों में से एक चाइना है जिसके पास वीटो पावर है, वीटो। वो वीटो पावर को हमेशा इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ हर मुद्दे पे। जब भी हम पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म पे जाएंगे तब भी वो वीटो पावर को इस्तेमाल करता है। जब भी हम किसी भी मुद्दे के ऊपर संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे तो वो हमारे खिलाफ वीटो पावर को इस्तेमाल करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना को वो वीटो पावर देने में इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, और ये कंट्रीब्यूशन है जब दलाई लामा हिंदुस्तान आए और उसके अगले साल 1960 में ये संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए जब चाइना ने अप्लाई किया तो भारत ने सपोर्ट किया, और उसके नतीजे में 1962 में चाइना ने हमें युद्ध दिया। सही बात। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही अरविंद जी। इसमें मैं एक और बात जोड़ दूं, हम लोग 1950 में पंचशील समझौते से भी जुड़े हुए हैं जो चाइना के साथ थे। तो इंडिया उस समय जो डिसीजन लेता रहा वो डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि इससे अच्छा डिसीजन हो सकता। मैं ये बात जरूर कहूंगा, आपकी बात सहमत हूँ। और 1962 में भी जब दलाई लामा जी 1959 को आए थे, 1960 तक उनका चलता रहा था। कई लोग उनके क्योंकि वो बहुत धर्मगुरु हैं तो उनके लिए आते रहे। और तकरीबन ये 1962 में जब ये लड़ाई हुई थी चाइना और इंडिया की, तो उस समय हमारे देश की सेना इतनी तैयार नहीं थी